हेलो हाय वेलकम मेरे प्यारे बाबू लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम लोग पूरा छा जाएंगे, पूरा हम बवाल मचा देने वाले हैं। पूरा का पूरा वन शॉट, पूरा नहीं गन शॉट, या गन शॉट हम लोग करेंगे। गन शॉट पूरा का पूरा कम से 30 मिनट में आप लोग का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा वन लेसन है अध्याय 1। एक कहते हैं पूरा डिमांडिंग जो चैप्टर है उस चैप्टर में आता है। और एकदम से कहेंगे वीवीआई चैप्टर है। क्या है? वीवीआई चैप्टर है। ठीक है, क्या है? वीवीआई चैप्टर है, एकदम डिमांडिंग चैप्टर है। ठीक है, या बच्चों के हिसाब से नहीं बल्कि एनसीईआरटी का जो बोर्ड है, एग्जाम बोर्ड है, एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड है, उसके अनुसार भी एकदम इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है ना। तो चलते समय पहले हम लोग आगे अपना अध्याय चालू करने से पहले तो जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग को पता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए वहाँ पर हमको 3 चीज़ देखना होता है। ठीक है, क्या क्या देखना होता है तो आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि चैप्टर को जानने के लिए क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्या होता है कि आपका जो थ्योरी होता है या कह सकते हो पार्ट होता है, पार्ट को पढ़ना। सेकेंड टॉपिक हो जाता है क्वेश्चन एंड आंसर। और थर्ड पर जो आता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पार्ट्स होता है ना, अब हो गया आप लोग के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग पार्ट को वन शॉर्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग Q&A करेंगे और उसमें आपका क्वेश्चन आंसर होगा। वीवीआई जो टॉपिक जो आ सकता है उसको भी कवर कर लिया जाएगा और पूरा का पूरा डिटेल क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है ना, जिसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम याद करवा देंगे। यहाँ पर आपको याद करने का डाउट रहेगा ही नहीं, याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, और ये टॉपिक 30 मिनट के अंदर खत्म ही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, कौन कौन सा आंसर है, क्या है और क्यों है। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं, सब क्यों वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा, हर चीज़ वीवीआई। ठीक है, तो कम से कम वन वीक में यही 3 चैप्टर आएगा और कम से कम 16 चैप्टर है और 16 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट इस 3 मंथ तक आप लोग साइंस के लिए सब बुक्स को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर। और देखो, टॉपिक में हम लोग आज के जो टॉपिक है, सेशन है, तो हम लोग क्या पढ़ने से पहले सबसे पहले दिया है रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक के उत्पाद। फिर आते हैं रासायनिक प्रक्रिया को जो है ना संतुलित करने का, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, और कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ना है। फिर हम इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और इसके बाद हम लोग को लास्ट में पढ़ना है हम लोग को क्या दिया, जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, यानी कह सकते हैं संचरण एवं विकृत गंधिता। ठीक है, ये चार चीज या 5 चीज के टॉपिक है, इसको ही हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को शेयर कर दीजिए किसी अपने करीबी दोस्त के यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मतलब एक टॉपिक दिया है। चैप्टर का नाम क्या दिया है, आपके चैप्टर का नाम दिया है, क्या दिया है कि जस्ट रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या दिया है? रासायनिक अभिक्रियाएं दिया है ना। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है ना मेरे प्यारे बाबू लोग, तो क्या होता है ना कि रासायनिक अभिक्रिया में कि जब कोई पदार्थ क्या होता है, मान लो जब कोई पदार्थ मान लो एक किया है। ठीक है, एक ये है, मान लो कि हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, मान लो कि एक दूसरे पदार्थ यानी कह सकते हैं O2 के साथ मिल जाए तो क्या बनेगा, एक अदर सब्सटेंस बन जाएगा, जिसको हम लोग 1,2 कर सकते हैं, तो कह सकते हैं H2O। ठीक है, तो H2 बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। ओके, H2 बन रहा है ना। तो जो H2 बन रहा है तो क्या होगा ना कि इसी को कहते हैं, कह रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले अकेले या किसी दूसरे अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है, पानी बनता है ना। इसको फॉलो करो। देखो, एक ये है, एक तो ये है, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ, तीसरा सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, ओके। अब आता है जो नीचे लिखा है, क्या लिखा है कि हम लोग का लिखा है प्यारा सा, यहाँ पर एक लिखा है, सॉरी हाँ, यहाँ पे एक लिखा है रासायनिक और एक यहाँ पर लिखा है समीकरण। क्या क्या हो गया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक और समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, हम लोग पूरा चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चैप्टर का जो है ना, चैप्टर उसका नाम को समझ लो। ठीक है, तो रासायनिक जो समीकरण है, ये समीकरण है ना जो, ये क्या है ना कि जैसे कि मान लो रासायनिक समीकरण, जैसे कि हम लोग अभी क्या लिखे हैं, हमको H+O2 लिखे थे बराबर H2 लिखे थे, सॉरी बराबर नहीं, एरो H2 लिखे थे, ऐसा था। तो यही जो जब शब्द समीकरण के जगह पर हम लोग इसको H ना लिखते हैं, हाइड्रोजन लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में, और इसको ऑक्सीजन लिख दें, इसको जल लिख दें, तो शब्द समीकरण के स्थान पर हम लोग सूत्र का उपयोग करते हैं। उससे ही सूत्र, जैसे H क्या है, हाइड्रोजन का सूत्र है, O2 क्या है, ऑक्सीजन का सूत्र है, और H2 क्या है, वाटर का सूत्र है, जल का। तो वैसे ही हम लोग इसका जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन न लिखकर सूत्र का प्रयोग करते हैं, सूत्र का, उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। ओके, कोई डाउट, सब क्लियर। अब आगे आते हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है। अब सबके बारे में हम लोग जानेंगे, तो बड़ा छोड़ा है। देखो, ओ भाई हो गया। देखो देखो क्या दिया है कि ऐसे परिवर्तन, क्या दिया है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, मतलब दो पदार्थ मिलाकर एक नया पदार्थ बना दे, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है,
देख लेंगे। हाँ, अब आते हैं आगे हम लोग। ऐसे पदार्थ, नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे देखो हम लोग को लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, होते कि नहीं होते। जैसे कि हम लोग का खा होता है कि भोजन का पकाना, से भोजन हम लोग कैसे, खाना कैसे बनाते हैं। देखो हम लोग क्या होते हैं, पानी लेते हैं, पानी पानी, ठीक है, प्लस उसमें क्या करते हैं, चावल डालते हैं, चावल, तो क्या बनता है, एरो यहाँ पे देते हैं, इस नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये बनता है भात, प्लस हीट भी तो निकलता है भाई, हीट, उष्मा, उष्मा, प्लस प्लस क्या निकलता है इसमें से, ई क्या करता है ना कि इसमें से भाप निकलता है, जल, जल निकलता है, भाप, गैस। ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, गैस है। यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, ये जल है, ये क्या है, ये गैस है, ठीक है। ये क्या है, लिक्विड है, ये गैस है। देखो पानी जल को मिलाने पर हम लोग को चावल यानी भात मिल रहा है। तो ये जो पानी और चावल है ना, पानी और चावल, ये दोनों का है, ये दोनों अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। और ये जो भात जो बन जा रहा है ये उत्पाद हो जाता है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, लिखा है कि भोजन का पचना, यहाँ पे वो लिखा है, क्या लिखा है, भोजन का पचना लिखा है ना, सांस लेना, लोहे का में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन के फीतों को, मैग्नीशियम फीते को जलाना, दही का बनना, ये सब दिया है एग्जाम्पल, इसका उदाहरण किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आया तो हम लोग एक ऐसे देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग को दिखाते हैं। ये देखो ऊपर में लिखा है ना, यहाँ पे कैसे लिखा है और यहाँ पे कैसे लिखा है, बोलो कैसे लिखा है। देखो जो है ना, ये जो शब्द समीकरण लिखा है, क्या लिखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कहते हैं एलएचएस। एलएचएस तीरिया ना, तीर तीर जिधर चीज बनता है, इसमें मतलब पानी प्लस चावल मिलाए तो क्या हो गया, सॉरी यार लिखा नहीं रहा, चावल मिलाएं तो भात बन रहा है। तो तीर ना जिधर बनता है सामान ना, उधर तीर का मुंह रहता है। ओके, समझ में आया। अब देखो ये जो शब्द समीकरण है, इसके लिए जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर हम लोग को जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिल रहा है। अब देखो ये हम लोग का शब्द समीकरण है। अब समीकरण जो हम आपको अभी अभिक्रिया बताया ना, अभिक्रिया वो है, लेकिन अभी अभिक्रिया तो हो ही रहा है, लेकिन समीकरण अब क्या होता है, रासायनिक समीकरण। देखो यहाँ पर क्या था, रासायनिक जो समीकरण है, छोटा छोटा पतला करते हैं नहीं। देखो ये जो ऊपर जो है ना शब्द समीकरण है, ये भी अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पर भी अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग शब्द न लिखकर क्या लिख रहे हैं, केवल फॉर्मूला सूत्र लिख रहे हैं। जैसे जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 होता है, और हाइड्रोजन का H2 होता है। तो ये सब लिखे हैं फॉर्मूला, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट। देखो वही चीज हम लोग का भी यहाँ पर दिया है पढ़ने के लिए कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या कर रहा है, रासायनिक, क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक क्या होता है, समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब जो अभिक्रिया में लिखा जाता है शब्द के माध्यम से, उसको हम लोग वर्ड में लिखते हैं, फॉर्मूला में। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जैसे देखो यहाँ पर, जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, मान लो मैग्नीशियम लिख रहे हैं, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख रहे हैं, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन उसी को हम लोग Mg प्लस O2 लिखकर एरो दे दिए, और यहाँ पर लिख देंगे MgO। ये शब्द ना लिखकर फॉर्मूला लिख दिए, डायरेक्ट सूत्र, सूत्र समझ आ रहा है, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। हाँ अब आते हैं आगे टॉपिक पर। तो उसी को हो गया ना, क्लियर हो गया बात। अरे रासायनिक समीकरण के तत्व, रासायनिक समीकरण के तत्व प्रत्येक अभिक्रिया और उत्पादों के रासायनिक सूत्र की उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे दाब, ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ऊपर नीचे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो लिखा है जैसे कि जस्ट आगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो देखो तुम लोग क्लास 9 से पढ़ोगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उस नियम में लिखा होता है ना कि किसी वस्तु या किसी चीज का द्रव्यमान नहीं खत्म होता है और नहीं बनता है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहा होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। क्या होता है, न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ओके, न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, मतलब न बनता है न खत्म होता है द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान का, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे दिया हम लोग को उसको संतुलित करना, मतलब क्यों करना संतुलित, तो दोनों तरफ संतुलित करना, बराबर करना जरूरी होता है, ठीक है। और उसको बराबर करने के लिए
हम लोग को बहुत सारे नियम है, जैसे कि तुम लोग क्लास 9 में पढ़ा होगा ना, वो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था कि द्रव्यमान नहीं निर्माण होता है, नहीं विनाश होता है, उसका नहीं खत्म होता है। इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कह रहा है कि इधारिया का प्लस इधारिया का दोनों बराबर होता है। क्या होता है? दोनों बराबर होता है। देखो इधर का और प्लस में इधर का जितना रहेगा द्रव्यमान उधर का भी उतना ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है कि हमको दो भाग में बांट दिया है इसको बराबर करने के लिए, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो हम लोग पढ़ने वाले आज के इस टॉपिक में अभी जो अभी पढ़ रहे हैं ना कि वन शॉट पढ़े लेक्चर पढ़ने में, तो ये जो संतुलित करने का जो चरण है इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि, बाबू हिंदी में बता रहे हैं, इंग्लिश नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या है? हीट एंड ट्रायल विधि। इसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं, देखो यहीं एक जगह ही बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर ZFE, यहाँ पर H2O, यहाँ पर Fe2O3, यहाँ पर H2 है। ये क्या होता है ना कि Fe, देखो Fe इधर क्या है? एक ठो है, इधर क्या है? ये दो ठो है। तो यहाँ पर एक ठो करा के डिब्बा बना लो, और डिब्बा में क्या करना है? लिख देना, इसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, देखो इधर Fe कितना है? एक ठो है, तो इधर देखो एक लिखा गया विकारक में, और इधर क्या उत्पाद? तो तीर के इधर वाला विकारक होता है और तीर के इधर वाला उत्पाद होता है। ठीक है, तो देखो Fe इधर एक ठो है, इधर दूगो Fe है, दूगो यहाँ पर Fe दूगो है, यहाँ पर गलती है, सॉरी, यहाँ पर गलती कुछ है करके, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा ओ। ठीक है, ओ क्या रहेगा? 4 गो रहेगा, ये 3 गो रहेगा। ठीक है, गलती मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो ओ देखो यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, तो क्लियर है। यहाँ पर देखो जहाँ Fe की जगह ना, ये जो Fe लिखा है ना, Fe, सॉरी यहाँ पर जो Fe2 लिखा है, यहाँ Fe3 होगा। ठीक है, क्या होगा? Fe3। क्या होगा वहाँ पर बाबू? देखो Fe3O4 होगा। ठीक है, Fe3O4। अब ठीक है, तो Fe देखो इधर एक ठो है, इधर दो ठो, इधर दो 3 ठो है, तो एक ठो 3 ठो, इधर H का होगा 2 ठो, इधर 2 ठो है। ठीक है, बराबर है। इधर O देखो एक ठो, इधर 4 ठो है, बराबर है, बराबर नहीं है, सॉरी। तो ये क्या होता है ना कि ये हो गया। देखो अब क्या होता है कि Fe, तो इधर का है 3 गो है, इधर का है 1 गो है, तो इसको पहले रुको 1 मिनट, इसके बाद आगे देखते हैं। इधर देखो H कितना है? 2 ठो, इधर 2 ठो, ये तो बराबर है। और O का होगा इधर 1 ठो, इधर का होगा 4 गो है, तो इधर का तो 1 में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर दें 4 हो सकता है ना, तो 4 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। हो गया यहाँ पर 4, तो यहाँ 4 हो गया, तो हाइड्रोजन का हो गया 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसमें भी 4 का गुणा कर दो, तो क्या हो गया? ये भी 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, Fe3O4 हो गया, लेकिन यहाँ पर O4, यहाँ पर ये O4, Fe3 यहाँ पर V3 लगा दो, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा? F3Fe प्लस 4H2O एरो 6 Fe3O4H2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जल्दी। हो जाएगा ना? हाँ, यही बात कर रहे थे अभी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकता है तुम, कहाँ देख सकता है? यहाँ पर दिखा? नहीं दिखा बाबू? इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर है ना 3Fe4H2O और Fe3O4 प्लस 4H2O। एकदम क्लियर बात, एकदम क्लियर बात। आप लोग पूरा एकदम कॉन्सिस्टेंसी के साथ देखिए पूरा वीडियो, और एक वीडियो में छोड़िएगा। ठीक है, पूरा का पूरा 30 मिनट में पूरा का पूरा आपको चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, वन शॉट। अब आते हैं हम लोग, क्या आते हैं, कहाँ आते हैं? अब आप लोग देखिए, सीखिए थोड़ा सा। देखो हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। तो ये क्या होता है? इसमें 2 ठो, इसका मेनली बांटा गया 2 ठो। एक क्या है? रासायनिक, मतलब 2 ठो 4 ठो जो होता है ना, नॉर्मली तो 5 ठो के में बांट दिया गया, लेकिन हम लोग आपको जैसे देखो फर्स्ट है जो आपको संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है ना कि देखो एक ऐसा अभिक्रिया होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। यहाँ पे ये भी लिखा है ना, देखो यहाँ पर ए बी क्या लिखा है? ए बी लिखा है ना। तो ए बी जो है ना, ए बी जो ए बी दिख रहा है और बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो जो ए बी है और बी अलग अलग सब्सटेंस दिख रहा है तुमको, अलग अलग सब्सटेंस दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है? दोनों मिलकर सी बना रहा है ना, ए और बी मिलकर सी बना रहा है। ओके, तो ए बी याद करो सी बना रहा है, तो क्या होगा इसमें कि एक और एक मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग मतलब जुड़कर
क्या होता है, जुड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या करते हैं, उसे कहते हैं संयोजी अभिक्रिया। जैसे हम कह सकते हैं आपको, क्या कहते हैं, सी, क्या कह सकते हैं, सी मतलब कार्बन, याद रखना, प्लस O2 अगर मिला तो क्या बनता है, CO2। बनेगा ना बाबू, बनेगा ना, कैसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा। क्या है, यहाँ पर दो सब्सटेंस जुड़कर क्या हो रहा है, एक तीसरा अलग सब्सटेंस बना रहा है ना। ठीक है, तो दो सब्सटेंस मिलकर एक अलग अगला अलग अलग सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं आपको संयोजन अभिक्रिया। यहाँ देखो C और O2 मिलकर क्या बन रहा है, CO2। ठीक है, यहाँ पर आपका C जो है ना ये सॉलिड है, और जो O है वो गैस है, और दोनों मिलकर CO2 यानी गैस बन रहा है। ओके, ओके ना। और यहाँ पे देखो A मतलब C और B मतलब O, और दोनों मिलकर क्या बना है, C मतलब CO2। यहाँ पर आपको अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर H हो जाएगा प्लस O2 यानी H2O। यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि H मतलब A, O2 यानी B, और दोनों मिलकर क्या हो रहा है H2O। ठीक है, यहाँ पर आपको Mg प्लस O2 यानी MgO भी बन सकता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है यहाँ पर वाटर का और जो बताया आपको, आगे देखते हैं। संयोजी अभिक्रिया जो होता है ना, उसको करने में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है ना, क्या है, नाम का है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रखना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कह सकते हैं कि वैसे अभिक्रिया का, वैसे अभिक्रिया, ठीक है, वैसा अभिक्रिया जिसके उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। का जब उत्पादन का निर्माण हो रहा है उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, निकलता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर दिया, जिन अभिक्रियाओं का उत्पादन के साथ निर्माण के साथ साथ जब उत्पादन, जैसे कि मान लो हम लोग खाना बना रहे हैं, तो पानी और चावल के साथ हम क्या डालेंगे, तो बनेगा, मतलब चावल पानी डाल दिया तो क्या बनेगा, भात बन जाएगा। ठीक है, तो भात बनेगा तो उसमें तो निकलेगा, गर्मी भी तो निकलेगा ना, और जब गर्मी निकलेगा उसी को कहते हैं, उसी को तो कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, का ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, आगे आते हैं, यानी कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। इसको हम लोग, ये जो वियोजन अभिक्रिया है ना, इसका इंग्लिश जो आप लोगों को पता ही होगा, क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है डीकम्पोजिशन। ठीक है, इसकी जो वियोजन अभिक्रिया होता है, इसको हम लोग आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। इसमें आपको एक चीज़ दे दिया है, क्या दे दिया है, ये जो समीकरण दे दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया है, तो इसमें आपको दिया है ए टूट का क्या बन रहा है, ए टूट का अकेले क्या बन रहा है, अकेले ए टूट का क्या बन रहा है, बी और सी बन रहा है, बी और सी बन रहा है। ए अकेले टूट का क्या बन रहा है, बी और सी बन रहा है। ए अकेले टूट रहा है और क्या बन रहा है, बी और सी बना रहा है। तो आपको याद रखना होगा, इससे आपको इसका एग्जाम्पल होता है बहुत सारा, बहुत सारा। जैसे कि आपको बता दें, हम क्या बता दें, चलो उसमें से कुछ अलग बता देते हैं। जैसे कि एक आधू, जैसे कि आपको कह सकते हैं हम, आपको Fe, ठीक है, FeSO4, ठीक है, मतलब इसका नाम होता है ना फेरक सल्फेट होता है। ठीक है, इसको अगर गर्मी देना, कर सकते हैं उष्मा अगर दे दें, ठीक है, उष्मा, हम आपको आगे बताएंगे उष्मा, वैद्युत और प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, वो बता रहा है। तो उष्मा अगर इसको गर्मी थोड़ा दे देना तो ये टूट जाता है, या Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 में टूट जाता है। ठीक है, SO3 में, ठीक है, उष्मा देने पर। ठीक है, तो अभी देखो ये संतुलित नहीं है, यहाँ पे फिर 2 है, एगो है, यहाँ पर 2 है, संतुलित नहीं है, तो संतुलित करना होता है। ये हम आपको बताया ना संतुलित कैसे करना है, पहले ये 2 है तो ये यहाँ पे एगो है तो ये 2 है, तो संतुलित करने वाले अलग क्लास आपको ला लेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो आपको समझाना थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए हम उसका एक अलग सेपरेट क्लास बना देंगे, जिसमें आपको उनको संतुलित करना आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, पूरा ऑन शॉट है, 30 आधा घंटा का, अभी 7-6 मिनट और टाइम है लमसम में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ टूटकर 2 चीज़ बनता है। ठीक है ना, बात समझो, जैसे टूना पत्थर टूट कर क्या बनता है, उसमें CO2 निकलता है और वो CO बनता है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है ना कि आपका CaCO3 जो होता है ना, टूट कर CaO में प्लस CO2 में बदलता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही है कुछ। ठीक है, एक उसमें 2 चीज़ जुड़कर ए बी जुड़कर सी बन रहा था, इसमें ए टूट कर ABC बन रहा है। यहाँ देखिए उष्मीय, यहाँ देखिए क्या लिखा है, उष्मीय, क्या लिखा है, उष्मीय, उष्मीय वियोजन, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन उसका कहते हैं उष्मीय वियोजन। जैसे हम आपको अभी एग्जाम्पल बताया ना, बताएं, अभी यही बताया, ये वाला एग्जाम्पल था, क्या बताएं, क्या बताएं, ये ना बताएं कि FeSO4 मतलब फेरक सल्फेट को अगर थोड़ा सा उष्मा दें तो बन जाता है Fe2O3 और SO2 और SO3 बन जाता है, बनता है ना, और जो कहता है भूरा लाल रंग का होता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, फेरक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फेरक ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं, और ये क्या होता है, हरा रंग का होता है, क्या होता है, हरा रंग का होता है, इसको उष्मा देने पर ई बनता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी एक एग्जाम्पल दिया, वही चूना पत्थर वाला दिया है, इसको मतलब चूना पत्थर वाला दिया है, इसको कहते हैं उष्मा देने पर क्या बनता है, इसी मतलब बिना बुझा हुआ चूना बनता है और CO2 बन जाता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बुद्युत क्या दिया है,
वियोजन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को विद्युत धारा वियोजन कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं वैद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया आपके लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया है ना, क्या कर रहा है ना, क्या कर रहा है कि आपको थोड़ा समझने का देरी है। देखो हम लोग कर रहे हैं पानी H2O में विद्युत धारा अगर डाल देते हैं वो H2 और O2 को अलग अलग तोड़ देता है। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आप लोग चाहे स्क्रीन शॉट ले लेना, बाद में समझ सकते हैं। प्लास्टिक का मग्गा ले लेना है और प्लास्टिक के मग्गा के अंदर आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है और पानी के अंदर आपको एक नीचे में थोड़ा दूर छेद कर देना है, उसमें ऐसा छेद करना है और ऐसा चीज डाल देना रबड़ का जिसमें से पानी निकल कर नीचे ना आए। ठीक है, ध्यान देना। और दूसरा उसमें ग्रेफाइट का रोड डाल देना है और एक प्रखंडी ले लेना है, प्रखंडिया को उल्टा कर दो, जैसे लोटा को उल्टा करने में उठा उठा करते हैं ना आवाज़ उसमें, तो वैसे। ओके, और नीचे से एक बैटरी लगा लो और उसमें सटा दो और उसमें से जो मतलब बुलबुला छुड़ेगा वो हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, मतलब एक में हाइड्रोजन एक में बनता है, मतलब जिधर कैथोड रहता है, देखो वहाँ पर भी कैथोड और एनोड लगाना पड़ेगा नीचे। ठीक है, तो जिधर कैथोड रहेगा उधर हाइड्रोजन बनता है और जिधर एनोड रहता है उधर क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। देखो एनोड वाला में ऑक्सीजन और कैथोड वाला में हाइड्रोजन। चलो आगे चलते हैं। आगे दिया है प्रकाशीय विषय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को, जैसे किसमें आपका आ जाएगा, आपका आ जाता है इसमें वो आ जाता है सूर्य का प्रकाश से पेड़ पौधा खाना बनाता है ना, सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में वैसे वो आता है। और इसमें क्या आ जाएगा आपका AgCl को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है Ag और Cl2 बन जाता है। आगे चलते हैं। उष्मा शोषी मतलब वैसा चीज, क्या वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण, उष्मा लेता है, मतलब उष्मा देना पड़ता है। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं के अभिकारों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता होती है, उसमें उष्मा शोषी कहते हैं। आगे चलते हैं। विस्थापन, जैसे कि मान लो आपका एक फ्रेंड है, आपका वो एक फ्रेंड है, ए क्या है आपका फ्रेंड है, और वो किसी बी के साथ क्या करता है, बी के साथ कंपाउंडिंग कर लेता है। ऐसे समझो ए बी एक साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और आप सी बेचारा अकेले, आपका दोस्त कहीं और चला गया किसी और के साथ। अब आप क्या करेंगे कि अगर आपका दोस्ती मजबूत रहेगा, अगर बॉन्डिंग मजबूत रहेगा ना, तो क्या होता है ना कि आप उस बी को हटाकर वहाँ AC बन जाएंगे और बी साइड हो जाएगी। ये होता है एकल विस्थापन, मतलब इसमें एक का जगह बदल जाता है। ठीक है, आपका मान लो आप कहीं जा रहे हैं, सीट नहीं मिला, रोने लगे, बस कहानी है यार बच्चों का। तो देखो आप कहीं मान लो बस में सीट नहीं, मतलब बस में जा रहे हो, सीट लिए हैं, अगर आपका कोई मम्मी या पापा या कोई रिलेटिव कहीं बैठा हुआ सीट पर, ठीक है, अगर वहाँ पर बैठा हुआ आपका, आपकी जगह पर कोई और आकर बैठ गया है, आप कहीं और चले जाते हैं, अगर आपको, आप देखो मतलब यहाँ पर वो आदमी चला गया, ठीक है, कहाँ है, क्या कि इसमें कहीं भी जगह खाली नहीं था, तो आप खड़ा थे और कहीं जाकर बैठ गए। अब एक दूसरे जगह हो जाएगा तो वो बूढ़ा आदमी चला जाएगा, आ जाएगा वहाँ बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं ना, तो ये हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया विस्थापन। विस्थापन के बाद आता है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन क्या होता है कि आपकी भी सेटिंग है और आपका फ्रेंड, जैसे कि मान लो आपका सेटिंग अविनाश का सेटिंग है बबीता के साथ, प्लस जो है ना सी चितरंजन का सेटिंग है दीपा के साथ। तो इन दोनों का सेटिंग बिगाड़ के हम लोग कर देते हैं AD प्लस क्या होता है बी सॉरी AC, हाँ AC भी हो सकता है, AC हो सकता है और BD भी हो सकता है। ठीक है, या AD हो सकता है या BC हो सकता है। ठीक है, AC और BD हो गया। ठीक है, हो गया ना, तो ऐसे हम लोग सेटिंग करवा सकते हैं। और ये सेटिंग करना मतलब वो बॉन्डिंग करवा सकते हैं। जैसे Na2 SO2 के साथ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर BaSO4 हो गया, यहाँ पर BaCl2 था, यहाँ पर NaCl2 हो गया, यहाँ पर नमक बन गया, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन गया, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पर सोडियम सल्फेट था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर दो, यहाँ पर देखो एक इसको N को A मानो, S को B मानो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया है आपका C और E हो गया है B, CB, E हो गया है आपका जैसे कि A और E हो गया आपका D, BC और AD हो गया ना, ऐसे ही चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं। तो दिया है उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन, देखो उपचयन में क्या होता है कि एकदम नॉर्मल चीज़ है उपचयन अपचयन, आप लोग समझने का देरी है, बस समझ जाते हैं। ठीक है, धीरे से आराम से, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे आएगा। ठीक है, तो आते हैं। देखो क्या होता है ना कि इसमें बाबू लोग क्या होता है कि इसमें जो होता है कि उपचयन, ठीक है, क्या होता है उपचयन और अपचयन दोनों पढ़ना है। तो उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऐसे समझो, मतलब कहना चाहते हैं हम कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन बढ़ जाता है और हाइड्रोजन कम हो जाता है, उसे उपचयन कहते हैं। जैसे जैसे देखो यहाँ पर ठीक है, C प्लस O2 यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, O2 का है ज़्यादा है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन है नहीं, कम है, हाइड्रोजन का है कम है ना, हाइड्रोजन कम है इसमें, तो हाइड्रोजन अगर कम है तो हम लोग कहाँ चल जाएंगे, ये हो जाएगा आपका उपचयन। क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा उपचयन। ये देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका
2CaCu और O2 2CO और CO और इसमें हीट देने पर क्या होता है, ये क्या बनता है, उपचयन बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे दिया है क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन टॉपिक दिया गया अपचयन। इसमें देखो दो ही चीज़ है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसे कर दें, ऐसे एक डिब्बा बना लें और इसके बीच में एक पाइप पार दें, तो यहाँ पर अगर उपचयन लिखे ना, यहाँ पर अपचयन लिखे, उपचयन और अपचयन, इसमें दो ही चीज़ है। इसमें ऑक्सीजन आता है, ज़्यादा रहता है, और हाइड्रोजन का नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझो। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखो क्या होता है, Cu और H, देखो इसमें हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब देखो इधर हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है उपचयन, देखो दिखा रहे हैं, हाँ देखो यहाँ पर उपचयन लिखा है ना, क्या लिखा है, उपचयन लिखा है। ठीक है, उपचयन है। और ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन आ गया, तो ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और जिस अभिक्रिया में इन दोनों अभिक्रिया को मिला दें, देखो जैसे दिया है यहाँ पर, देखो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को, ठीक है, क्या दिया है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को, उपचयन अपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहना चाहता है कि इस अभिक्रिया के कॉपर सल्फाइड, कॉपर उपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है, और हाइड्रोजन उपचयित होने के होकर जल बनाता है। तो इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, हमारे रोजाना जीवन में यूज होने वाली चीज़ें प्रभाव क्या पड़ता है। देखो फर्स्ट नंबर, आप लोग तो संक्षारण तो जानते होंगे, जैसे लोहा में जंग लगना, जो बुरा बुरा होता है ना, जंग मतलब मूर्छा, मूर्छा मूर्छा भोजपुरी में कहे ना, तो मूर्छा होला ही ना। तो जब कोनो धातु को कस से कोनो कांटी या कोनो लोहा के पानी में छोड़ दिया जाला, छोड़ दिया मतलब भुला गेली जा। ठीक है, भुला गेली जा, तो जब भुला गेली जा तो उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन मतलब हवा के साथ क्या होगा, संपर्क में आ जाएगा, और जब आ जाएगा ना संपर्क में, तो क्या होगा, उसके ऊपरी परत क्या होगा, मतलब कमजोर करने के लिए एक पतला परत आता है। ठीक है, उसको कहते हैं संक्षारण। मतलब वे लोहा में जंग लगल, मतलब मूर्छा जला लोहवा, उहे समझ गेला ना। आगे देखो, वैसे चांदी के ऊपर भी काली परत होती है, तांबा के ऊपर हरी परत, और ऐसे इसका ही नाम कहता है संक्षारण। देखो इसको, इससे बचाने के लिए क्या कहते हैं, यस यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट, ग्रीस लगा के, तेल लगा के, पेंट लगा के एकदम मल के एकदम पोछ दे लिया। एकदम गाँव में देखने वाला चौकी जमावे वाला नया नया क्या करते हैं, लब देना, मोबाइल उठाते हैं और पोत पा देते हैं चौकी को, मोबाइल से पोतने वाला है ना गाँव में। और देखो घर का होता है, घर का जो दरवाजा होता है, एकदम उठाएगा मोबाइल मार देगा सर दिन, सॉरी मोबाइल या थोड़े, हाँ लकड़ी वाला जो होता है उसमें। और जो लोहा का होता है केवाड़ी, उसमें क्या करेगा, उठाएगा पेंट मार देगा घस कर, और तो क्या होता है, जंग नहीं लगता है। कौन लोहा का सामान होता है ना, ऐसे नहीं करते हम लोग, उठाते हैं पेंट और घस देते हैं। आगे आते हैं, लिखा है विकृत गंधिता। देखो ये तो और इम्पोर्टेंट है, और आप लोग को डेली लाइफ में रोजाना मिलता होगा। जैसे कि देखो मान लो कि तेल वाला चीज़ है, तेल वाला चीज़ खाने वाला, ऐसा चीज़ जो तेल से बना है उसको खाया जाता है। देखो उसमें, उस पदार्थ में उपचयन की क्रिया, मतलब ना उपचयन में कहता है ऑक्सीजन बढ़ जाता है और हाइड्रोजन कम हो जाता है। इसके कारण कुछ अलग प्रकार का ना, अलग ही कुछ हो स्वाद और गंध निकलने लगता है। कब 2-3 दिन रख के मकुनी या लिट्टी खाया है गाँव में, और जब खाएगा ना तो उसमें अलग ही कुछ गंध निकलेगा। ठीक है, जैसे पोतला होतला पूड़ी उड़ी, ठीक है, अलग ही गंध निकलेगा, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। और समझ में आई बात, ना समझ में आया तो एक बार और देख लो। देखो इसको क्या कहते हैं, वसा युक्त तैलीय खाद्य पदार्थ, जिसमें तेल होता है, बतिया समझा, वायु के संपर्क में आने के बाद क्या होता है, उसका स्वाद बदल जाता है, उसको ही विकृत करने जाते हैं। बाबू समझ में आया। देखो कमेंट कर दो अगर नहीं समझ में आया तो, बाकी डाउट क्लियर करने का जिम्मेदारी मेरा, और यहाँ से आपको याद किए बिना जाना नहीं है। देखो इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार देखिए, क्या कर जाएगी। विकृत गंधिता रोकने के उपाय, विकृत गंधिता रोकने का उपाय क्या है कि प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग करके विद्युत रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे चिप्स के थैली होता है, चिप्स वो जो जाते कुरकुरा, जिनमें कहते हैं ना कि खाली चिप्स हुआ था कम में, हुआ ज़्यादा भरा कुरकुरा में, 5 वाला कुरकुरा खरीदा है, लगता है कि साला 2 रुपया का कुरकुरा देता है और 10 रुपया का हवा भरता है। हाँ हाँ, ट्रेनवा के पटरिया पर नहीं, मतलब स्टेशन में बेचता है 10 रुपया का, 20 रुपया कुरकुरा। छोड़ो आगे चलते हैं। शीतलन द्वारा, अब इतना तक समझ में आ गया तो कमेंट में यस करो, अपना नाम गांव अता पता सब लिख कर कमेंट भर दो। देखते हैं, कम से हम गेस करते हैं, मतलब आइडिया लगाते हैं इस पर, कम से कम 1 की कमेंट तो आ सकता है, आ जाएगा ना। देखो इसके नीचे आप क्वेश्चन से दिया है, ये देखो वीवीआई क्वेश्चन है इसमें, और एक क्वेश्चन सा सब हम आपको कराएंगे, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा ही। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, अगर पूरा पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको हमारे टेलीग्राम या कसते व्हाट्सअप चैनल पर आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप में, सॉरी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद बोलकर वीडियो करते हैं समाप्त। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थोड़ा सा ना चैनल को दबा दीजिएगा। ठीक है, इतना ही कहना चाहते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 और बहुत तैयारी के साथ आइए पर नोट्स पूरा होता है ना पढ़कर इतना इतना पढ़े ना कि पढ़ना पढ़ते पढ़ते फट जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।